आज हम अशोक के शासन प्रबंध पर अशोक के प्रशासन पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य में जो मुख्य शासक हुआ वो अशोक थे। अशोक का साम्राज्य जो है वो कश्मीर से मैसूर तक और अफ़गानिस्तान से बंगाल तक फैला हुआ था। पूर्व में केवल आसाम साम्राज्य उनके राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसके अलावा दक्षिण में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र उनके राज्य में सम्मिलित नहीं थे। बाकी का संपूर्ण भारत जो है वो अशोक के शासन के अंतर्गत आता था। और इस बात की पुष्टि न केवल साहित्यिक साक्ष्यों से अपितु अशोक के प्राप्त हुए शिलालेखों से भी होती है। और प्राचीन भारत में कोई भी सम्राट ऐसा नहीं हुआ जिसका साम्राज्य अशोक के साम्राज्य जितना विस्तारित रहा हो। जब हम अशोक के शासन प्रबंध की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो अशोक का शासन प्रबंध प्रशासन भी अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है। और आप ये देखोगे कि अशोक ने अपने शासन में प्रजा हितों की पूर्ति ही अपना मुख्य आधार रखा। नॉर्मली राजा के प्रशासन में उसकी विस्तारवादी नीति, विजय नीति समाहित होती है, लेकिन अशोक के प्रशासन में प्रजा हित ही सर्वोपरि था। विजय नीति की जगह धम्म नीति जो है वो उसमें समाहित थी। अशोक के राजत्व का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः अशोक का प्रशासन जो था, शासन जो था, वो मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के अनुरूप ही था। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का जो है वो दृष्टिकोण बदल जाता है। उसमें आध्यात्मिकता आ जाती है, मानवतावादी दृष्टिकोण समाहित हो जाता है। और ये दृष्टिकोण समाहित होने के कारण अशोक का राजनीतिक आदर्श, अशोक का प्रशासन जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है। अशोक के राजत्व के सिद्धांत में निरंकुशता नहीं है, अपितु निरंकुशता के विपरीत वह सम्राट कहलाने में सुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि सम्राट जो है वो आतंक का प्रतीक है। इसलिए उसने प्रियदर्शी, देवान प्रिय प्रियदर्शी जैसी उपाधियां धारण की। अशोक का जो राजतंत्र था, अशोक का जो राजत्व था, उसमें समता के सिद्धांत की नींव डाली गई थी। वात्सल्य की भावना से ओतप्रोत था इसका सिद्धांत। वो अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता था और उसका ये मानना था कि उसकी प्रजा खुद की संतान की भांति सुख से रहे, खुश रहे। और कलिंग के शिलालेख में वह कहता भी है कि जिस प्रकार मैं अपनी संतान का इस लोक और परलोक में सभी प्रकार का हित और सुख चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने साम्राज्य की संपूर्ण जनता के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। तो अशोक के राजत्व सिद्धांत कितना उच्च रहा होगा, ये इस बात से ही हमें पता पड़ता है। उसका मानना था कि सर्वलोक हित से बढ़कर सम्राट का कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। अशोक का शासन पूर्ण रूप से जनसाधारण के कल्याण की भावना से ओतप्रोत था और लोक कल्याण, पवित्रता, नैतिकता उसके प्रशासन में मुख्य रूप से समाहित ही नहीं थी, अपितु वे उसके प्रशासन का आधार थी। तो ये अशोक का राजत्व सिद्धांत था, जिसमें मुख्य रूप से प्रजा हितों की पूर्ति, प्रजा कल्याण, समानता के आधार पर प्रजा के साथ
एक तरह से व्यवहार, ये अशोक के राजत्व के सिद्धांत में समाहित था। अब केंद्रीय प्रशासन। अशोक का प्रशासन राजतंत्रात्मक था। शासन व्यवस्था पूर्ववर्ती सम्राटों के अनुरूप थी, उनकी तरह थी, लेकिन निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के जगह जनहितैषी भावना थी। सिद्धांत रूप से अशोक सार्वभौम शक्ति संपन्न शासन के सभी आयामों का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन कार्यान्वतिक रूप में अशोक जनहित में ही समाहित था, पूरित था, और जनहित की भावना ही उसके केंद्रीय शासन की प्रमुखता थी। वो व्यक्तिगत रूप से जनता की कठिनाइयों का पता लगाता था और उसे दूर करने का प्रयास करता था। प्राचीन काल में बहुत से सम्राट हुए, लेकिन अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने खुद व्यक्तिगत रूप से प्रजा हितों हेतु कार्य किए और करवाए। अब मंत्री परिषद। अशोक को भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री थी, मंत्रिण थी, मंत्री परिषद थी, और अशोक सभी बातों पर अपने मंत्री, मंत्रिण और मंत्री परिषद से मंत्रणा करता था, सलाह लेता था और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता था। उसके छठे शिलालेख में कहा गया है कि उसके मंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर सम्राट से वाद विवाद तक कर सकते थे। अशोक की मंत्री परिषद में उच्च नैतिक और धार्मिक आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति ही मंत्री बन सकते थे, और अशोक की मंत्री परिषद में वही व्यक्ति शामिल किए गए थे जिनका दृष्टिकोण सम्राट के दृष्टिकोण से मेल खाता था, और जिनका मेल नहीं खाता था वो भी सम्राट अशोक से प्रभावित होकर लोकोपकारी नीति अपनाने लगे थे। मंत्री परिषद को सत्य, अहिंसा, सेवा, दान, दया, धर्म, परोपकारिता, बहुकल्याण के सिद्धांतों पर काम करना पड़ता था। तो ये अशोक के मंत्री थे। मंत्री करीब करीब वही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, लेकिन अशोक ने उनके अलावा भी मंत्रियों की नियुक्ति की थी। प्रांतीय शासन। शासन की दृष्टि से अगर हम प्रांतों की बात करें तो अशोक के 5 प्रांत जो हैं वो हमें उल्लेखित होते हैं। उत्तरापद, दक्षिण पद, पूर्वी प्रांत, अप्रांत, दक्षिण और इसके अलावा कलिंग। साम्राज्य के इन प्रांतों के प्रांतपति जो थे वो सामान्यतः राजकुमारों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था और इन्हें कुमार और आर्यपुत्र के नाम से संबोधित किया जाता था। प्रांतपति जो है वो निरंकुश न हो जाए इसके लिए प्रांतों में भी मंत्री परिषदें होती थी जो प्रांतीय शासक के कार्य में प्रांतपति को सहायता देती थी, और प्रांतपति की जो गतिविधियां थी इसकी सूचना अशोक को देती थी। अशोक के 13वें शिलालेख से पता पड़ता है कि इन प्रांतों के अलावा अशोक के साम्राज्य में कुछ ऐसे भी प्रदेश थे जो सम्राट के अधीन तो थे, लेकिन वहाँ शासन व्यवस्था का भार स्थानीय शासकों को सौंप रखा था, और इसमें यवन, कंबोज, नापंती, भोज, परिंद, आंध्र आदि थे।
अशोक के पदाधिकारी, अशोक के मंत्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित ही थे, लेकिन उसने जो नए नियुक्त किए थे उसमें था राजुक। राजुक प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी होता था। इसका मुख्य कर्तव्य था प्रजा की सुख सुविधा की देखभाल करना। और कुछ विद्वान कहते हैं कि आजकल का जिलाधीश जो है वो उस समय के राजुक की तरह था। महामात्र प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जो थे उन्हें महामात्र कहा जाता था अशोक के समय में। अग्र महामात्र ये प्रमुख मंत्री और सहायक होता था, और अशोक का अग्र महामात्य जो था वो राधागुप्त था। युक्त, इसका कार्य राजस्व संग्रहण करना था और प्रत्येक प्रांत की मालगुजारी और अन्य आयकरों को वसूल करना और कराना ये इनका दायित्व था। युक्त जो हैं वो 5 वर्ष में उच्चाधिकारियों के साथ प्रांतों का दौरा करते थे और ये उनका कर्तव्य था। प्रादेशिक का मुख्य काम था कर वसूल करना। जिले के अन्य जो अधिकारी थे उन पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा अशोक के जो अधिकारी मिले हैं उनमें पुलिस, जिसने पुरुष कहा गया है, और इसे 3 श्रेणियों में बांटा है, सबसे श्रेष्ठ, मध्यम और अंतिम। सीमांत रक्षा के लिए अंत महामात्र थे। इनका कर्तव्य साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना था। अशोक के धर्म का प्रचार करना भी उसका काम था, अंत महामात्र का। मार्गों की देखभाल करने वाला अधिकारी जो है वो वच भूमिका कहा जाता था। समाचारों और संदेशों और घोषणाओं को प्रज्ञापित करने वाला कर्मचारी राजवचनिक कहलाता था। तो ये जो है वो अशोक के अधिकारी थे। अगर हम अशोक के प्रशासन को देखें तो अशोक के प्रशासन में प्रजा हित ही उसने जो नए अधिकारियों की नियुक्ति किए थे उनका मुख्य उद्देश्य प्रजा में नैतिक आदर्शों की उच्चता को एक तरह से स्थापित करना, उनको उनकी ओर आकर्षित करना था। और अशोक ने अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपनी एक श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित ही नहीं किया, अपितु उसे कार्यान्वित भी किया।